सो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आज के अब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज आपको हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन विजिबल है। इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए और बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं भी आपके हेल्प करूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें। क्वेश्चन सेज सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 500 टू 600। अब बेटे आपके पास इनकम लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 500 टू 600। As a result, consumption expenditure, that means consumption, rises from 400 to 500. Marginal propensity to consume in such a case would be, that means a marginal propensity to consume क्या होगी। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ कोई रिस्क ना लें, प्रॉपर कैलकुलेशन करके अपने आंसर्स को निकालें। अब आप जानते हो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी divided by delta y. So change in consumption and change in income. Now look at the change in consumption 400 to 500, that means 100. And change in income, this is 500 to 600, this is also 100. So hence answer is 1. So perfect answer is C. तो आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल भी रिस्क ना लें और प्रॉपरली अपनी कैलकुलेशन करने के बाद ही आंसर का फैसला करें। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ओपन इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर द ओपन इकोनॉमी इज बीइंग सेड, इट मींस ओपन इकोनॉमी हैज 4 मेन सेक्टर्स। और वो कौन कौन से हैं? एक होता है आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक है आपके पास प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे पास 4 मेन सेक्टर्स होते हैं ओपन इकोनॉमी में। अब इनमें एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेटेड। सो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा इन चारों सेक्टर्स का? तो आपको इसके फॉर्मूले के हिसाब से आपको सोचना है कि जिसमें ये सब कुछ आएगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन है और नेट एक्सपोर्ट्स है। इसका मतलब आपके पास ज्यादा सभी सेक्टर्स के बारे में गिवन नहीं है। तो और आप देखेंगे तो हमारे पास इन चारों के बारे में ऑप्शन कौन सा आपको लगता है, आप सोचिए। नेक्स्ट देखेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहां पर 2 ही सेक्टर्स हैं। तीसरा आप देखेंगे प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है और नेट एक्सपोर्ट तीसरा हो गया। क्या मिसिंग है? तो जो प्रोड्यूसर्स का है ये मिसिंग हो रहा है यहां पर। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया और नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब हमारे सारे के सारे सेक्टर्स यहां पर आ गए हैं। तो हमारे पास आंसर होगा एग्रीगेट डिमांड के लिए। तो इन सभी की डिमांड को हम ऐड करेंगे तो परफेक्ट आंसर इज डी। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन आता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और नेट एक्सपोर्ट आता है। ये है हमारे ओपन इकोनॉमी में। अगर बेटे यही क्वेश्चन क्लोज्ड इकोनॉमी का होता तो हम इसमें नेट एक्सपोर्ट वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं। तो ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं। तो आप क्वेश्चन कहता है पहले थर्ड में, इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी। तो अब आपके को इसमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कि एमपीसी ग्रेटर देन एमपीएस है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास इस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी तो वो आप कैलकुलेशन करके देखें। तो आप सपोज करें एमपीसी की वैल्यू को आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। अगर मैंने एमपीसी को 0.75 ले लिया और इसको हमने 0.25 लिया,
तो ये हमारे पास 0.75। अब आप जानते हो मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है 1/1 माइनस MPC। सो 1/1 माइनस 0.75 दैट मीन्स 1/0.25 दैट मीन्स 4। अब k की वैल्यू 4 आ रही है तो आप देखेंगे इसमें क्या है, तो आपके पास लेस देन 2 है, नहीं है, इक्वल टू है, नहीं है, इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो परफेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 2। तो बेटे कभी भी रिस्क ना लें, ऑरली किसी क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें। इस टॉपिक के अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप देख लें, आपको इनफ टाइम मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा, तो वो आपको थोड़ा सा ऑरली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करें, हो सकता है शायद रफ वर्क के लिए कुछ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with increase in investment MEC marginal efficiency of capital, इसी को बेटे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं इस टॉपिक को निकालकर। तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हमने MEC के बारे में बताया हुआ है। तो देयर इज इन्वेस्टमेंट अगर राइज होगा तो आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड MEC, इनमें दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। दैट मीन्स अगर आपका MEC इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ये डिक्रीज होने पे राइज हो जाएगा। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है तो हमारा MEC क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन केंजियन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंप्लाइज। अब बेटे आपको पता है कि केंजियन मॉडल इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर होता है, तो उसके लिए केन्स ने बोला है कि लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आउटपुट और इनकम दोनों ही लेवल पे आता है, तो इसलिए यहां आंसर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो परफेक्ट आंसर है सी, बोथ A and B। Next, move on to next question. Okay, here are the two questions visible. Now question number next says MPS is equals to 0. अब listen carefully what the says, MPS equals to 0. Value of investment multiplier, so K value what would be? तो अगर आपको बेटे K का फॉर्मूला पता है तो ये कोई बड़ी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू नो K का फॉर्मूला MPS के साथ 1/MPS होता है। तो अगर आप 1/0 करेंगे तो इट विल बी नॉन डिफाइंड। तो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर MPC इन एन इकोनॉमी। तो इसमें MPC के रेफरेंस में कौन सी वैल्यू नॉट ट्रू है ये आपको बताना है। तो MPC कैन बी 0 and 1, तो यस, MPC lies between 0 and 1, yes. MPC can exceed 1, no. This is the perfect answer because MPC कभी भी बेटे 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो परफेक्ट आंसर शुड बी सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे आप भी पढ़िए और सोचिए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, when consumers consume part of change in income, which of the following is true? It means कि आप चेंज इन इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं, तो whatever the income changes
उसका पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो एमपीसी 1 तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जितना इनकम में से ही कंजम्पशन कर रहे हो, तो 1 तो ज्यादा होता ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसके इक्वल कंज्यूम नहीं कर रहे। इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि आप इक्वल कंज्यूम कर रहे हैं। एमपीसी 0 भी नहीं हो सकता, तो इट मींस आंसर शुड बी डी। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस समय है, पढ़िए। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। दैट मींस अगर आप इनकम चेंज करते हैं तो कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी। तो बेटे एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें मैंने बताया था इफ इनकम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज, इफ योर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपको बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। इफ इनकम इंक्रीज दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज इन्वेस्टमेंट आल्सो डिक्रीज। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये अलग मैटर है। तो हमारे पास तो आंसर हमें मिल ही चुका है। क्वेश्चन है नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, तो इनकम तो चेंज हो रही है बट इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट है, तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 9 में इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब बेटे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो एक्सेस डिमांड मैंने क्लियर होना चाहिए फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, इफ aggregate demand is greater than aggregate supply is called excess demand। तो इकोनॉमी में एक सर्टेन इक्विलिब्रियम लेवल के लिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसमें आपके पास कौन सी जो करेक्ट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या हम इसमें से करेंगे। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज रेज्ड, देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रेज्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सेस डिमांड हो रही है तो जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं बढ़ेगी। और भी पढ़ लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रेज्ड, तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, यस ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो परफेक्ट आंसर है 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 सी ऑप्शन। तो परफेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज in two sector economy and without any indirect tax and subsidy aggregate supply are equal। तो ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी होती है इनकम लेवल के। तो जितना आप, क्योंकि एएस और वाई हमेशा बराबर होते हैं, तो उस केस में नेशनल इनकम के इक्वल होगी। तो परफेक्ट आंसर है ए। चलिए पूरा क्वेश्चन नहीं विजिबल हो पा रहा है, पहले हम क्वेश्चन 11 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब डायरेक्ट ट्रू है तो ये तो हम पढ़कर देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर आपका एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज होगा, यस नो डाउट ये तो सही है। प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, यस डेफिसिट डिमांड में प्राइस लेवल फॉल होता है, ये भी सही है। प्रोडक्शन लेवल फॉल्स डेफिसिट डिमांड, तो डेफिसिट में प्रोडक्शन भी कम होगा, ये भी सही है। ये तो सारे ही सही हो गए। तो परफेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द
which one of the reason for deciding deficit demand conditions? तो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन को कौन सी चीज आपकी इसमें शो करेगी? तो डेफिसिट डिमांड में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए. फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. पर पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये क्लियर होना चाहिए. फॉल इन मनी सप्लाई इन द कंट्री, तो क्या कंट्री में मनी सप्लाई फॉल हो जाता है? यस, होता है फॉल. फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है. यस, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है. फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम, लोगों को कंज्यूमर करने की जो डिमांड है ये भी कम हो जाती है. यस, तो ये भी सारे स्टेटमेंट सही है. परफेक्ट आंसर इज डी. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which monetary measure is not to be adopted in correcting inflationary gap? अब आपको बेटे पता होना चाहिए इन्फ्लेशनरी गैप किस केस में अराइज होता है. तो इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेस इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. एक्सेस सप्लाई के केस में एक्सेस डिमांड, सॉरी, excess demand, inflation, aggregate demand greater than aggregate supply. This is inflationary gap condition. So increase in bank rate, तो क्या अगर ऐसा है तो क्या बैंक रेट इंक्रीज करना चाहिए? नॉट टू बी अडॉप्टेड. इसमें कहा है कि कौन सा हम अडॉप्ट नहीं करेंगे इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप. तो क्या अगर इन्फ्लेशन है बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे. बाइंग ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, सिक्योरिटी में बाय करेंगे. इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो और फॉल इन ऑल ऑफ द अबव. सो यहां पर ये नोट वर्ड नहीं आना चाहिए. विच ऑफ द फॉर मॉनेटरी मेजर इज टू बी अडॉप्टेड, ये यहां पर छोटी सी करेक्शन है. तो ये सभी बेटे इसके आंसर हैं. आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. नॉट वर्ड नहीं आएगा क्वेश्चन में, करेक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एडी कर्व में क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं, क्या क्या लेते हैं. तो एडी एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आएगा? सो फॉर्मूला फॉर एडी इज सी प्लस आई. दैट मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अब बेटे हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. ये हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में क्या है आपको पढ़ना होगा और ये पता करना है कि आपके पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ही ट्रू हैं, ये आपको देखना है. तो इसमें आपके पास है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोपेंस टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो एमपीएस एंड के में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. ये तो आपको हमने पहले भी क्लियर किया है. तो पहला स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. नो नो बेटे, यहां प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 एंड इंफिनिटी के बीच में वेरी करती है. बिकॉज मल्टीप्लायर की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती. तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. अब पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. तो परफेक्ट आंसर इज सी. अब आपको टाइम देता हूं मैं 10 सेकंड का. पढ़िए और डिसीजन लीजिए कि कौन सा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए.
चलिए डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एडी, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में बेटे एडी लेस देन एएस होता है, तो नेचुरली इफ एडी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करेक्ट हो सकता है, तो यस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, एडी इज द डेफिशिएंट वेयर एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, तो यस ये भी डेफिशिएंट कैपेसिटी है कि ज्यादा थी लेकिन हमने डेफिशिएंट किया, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो परफेक्ट आंसर ए। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन जीरो इन्फिनिटी, तो बेटा तो फिर से प्रॉब्लम आ गई, अब फिर रिपीट हो गया है। जीरो नहीं होता, मैंने बताया इसकी वैल्यू 1 एंड इंफिनिटी के बीच में होती है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है। व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज 1 द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज आल्सो 1, तो इसको आप प्रॉब्लम क्या है इसको सोल्व करके देख लें। तो अब क्या है आपके पास के का फॉर्मूला 1y1 माइनस एमपीसी, सो 1y1 माइनस 1 करेंगे तो 1y0, तो ये आपके पास आंसर तो नहीं आ रहा है 1, तो इसलिए आंसर ये फॉल्स है। तो हमारे पास क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो कुछ क्वेश्चन बेटे आपके सीयूईटी में इस टाइप के भी होंगे। चलिए अब अगला टाइप बताते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट टाइप में बेटे आपके क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी आपकी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। अब क्या करना है आपको, इसमें कैसे करना है, तो आप देखिए इसमें लिखा है फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर। ये करेक्ट पेयर आपको इसमें, ये हमने 1 और 2 के पेयर बनाए हुए हैं, बस आपको इसमें ये चूज करना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है जिसका उसका उसी के सामने लिखा है। तो एपीसी कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1, तो क्या एपीसी एक से एक के बराबर नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, तो ये तो गलत है। एपीएस कैन बी लेस देन 0, तो एपीएस की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, बिल्कुल ठीक, ये नेगेटिव में होती है, तो ये सेंटेंस सही है। अब ये करेक्ट पेयर मिल ही गया हमको, तो बी वाला हमारा आंसर है परफेक्ट, मैचिंग ऑलरेडी मिल चुका है। आप हमें अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। चलिए अगला मैचिंग का क्वेश्चन है, अगेन फिर से आपको करेक्ट पेयर चूज करना है कि आपको कौन सा करेक्ट पेयर है जो मैचिंग करके आपको इसमें बताना है कि कौन सा कहां पर सेट होता है। तो ये आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, कौन सा सही बनता है। सो एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला क्या है बेटे, एपीसी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास नंबर डालेंगे, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एपीसी का फॉर्मूला है, ये हमारा एपीसी का फॉर्मूला हो गया सी अपॉन वाई। एमपीसी का फॉर्मूला, ये आपके पास एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस के लिए फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। अब आप देखेंगे कि कहां से मैचिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपके पास एपीसी में आ रहा है 4 और एमपीसी में आ रहा है 3, एमपीसी में 3 और एमपीएस में 1 और एपीएस में 2, तो हमारे पास आंसर जो बना वो बनता है ऑप्शन सी 4 3 1 2। दिस इज द परफेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब आप इसका मैचिंग करिए, सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके मैं दे रहा हूं।
चलिए मैचिंग करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन C प्लस BY होता है, तो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। देन M1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC MPS के इक्वल होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग इक्वल टू 0 होती है, और स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व डिपेंड ऑन MPC, तो ये हमारा MPC पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप मैचिंग करेंगे, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, तो ये इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये मैचिंग का है, आपको मैच करना है और पता करना है कि करेक्ट पेयर यहां पर कौन सा ऑलरेडी मैच्ड है, तो ये मैचिंग करके देखनी है। पढ़िए जरा, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो व्हेन AD इज मोर देन AS, प्लांट इन्वेंट्री वुड अबव द डिजायर्ड लेवल। नहीं बेटे, ये मैचिंग नहीं है, गलत है ये, क्योंकि अगर AD ज्यादा होगा तो हमारा इन्वेंट्री राइज नहीं होता, फॉल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये गलत है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यहाँ इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत है। When saving is less than investment, plant inventory would fail to below the desired level. Yes, ये perfectly matched है। मल्टीप्लायर इनवर्सली इन्वेस्ट इन बेटा पॉजिटिव रेटेड है, ये भी गलत है, तो आंसर सी वाला सही है हमारे पास। दिस इज द परफेक्ट वन। चलिए 10 सेकंड का टाइम फिर से है आपके पास, मैचिंग करिए। ये तो डायरेक्टली आपको करेक्ट दिख रहा है कि कहां से कैसे है, साफ साफ क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन जीरो होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, तो ये तो बिल्कुल मैच सही नहीं है। एमपीसी एमपीएस का टोटल जीरो होता है, ये भी गलत, टोटल क्या होता है? 1 होता है। एपीसी एपीएस का टोटल 2 होता है, ये भी गलत है, इसका टोटल 1 होता है। तो परफेक्ट आंसर एएमपी प्रोपेंस टू सेव का आंसर होता है, रेशो होता है इनकम टू सेविंग का, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मैचिंग करना है ओवरऑल पूरा, और फिर करके देखना है कि क्या आपके पास इसमें सही आंसर होना चाहिए। तो चलिए मैचिंग करते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इसमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? साफ साफ विजिबल है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ये वाला ई, ये है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, तो ये आपका इससे मैच हो जाता है। देन
व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, अगर एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो प्लांट इन्वेंटरी फेल्स बिलो डिजायर्ड लेवल, तो इसका परफेक्ट आंसर है डी। तो ये आपका डी से मैच करता है। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आपके पास एडी इक्वल्स टू एएस होगा व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, तो इसका आंसर आपके पास सी ही है। ये इसी के साथ मैच हो रहा है, सी आंसर। मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, तो मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में बेटे दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ऑप्शन बी। व्हेन एस इज लेस देन तो नेशनल इनकम विल राइज, दिस इज फॉर ए। अब आप देखिए ई डी सी बी ए, तो ई डी सी बी ए ये हमारे मैचिंग करते हैं, परफेक्ट आंसर इज सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको मैचिंग करना है फिर से, करेक्ट पेयर ही चूज करना है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें आपको देखना है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आपके पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्च करेगी तो ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, लीगल रिजर्व रेशो, ये क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है। इंक्रीज इन टैक्सेस, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, तो परफेक्ट आंसर है बी, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है, तो ये आपके पास सही है और एक भी इसमें मैच नहीं हो रहा है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question says from the given statements, आपको ओवरऑल पूरा कंप्लीट फॉर्म में मैच करना है। पढ़िए। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? एडी फॉल हो जाता है, तो एडी फॉल, एडी फेज टू शॉर्ट ऑफ एडी, तो ये आपके पास एडी फॉल हो रहा है, तो इसमें आंसर है ई, फर्स्ट का ई। लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो क्या होगा? सीआरआर और एसएलआर होता है, तो ये डी है आपके पास, ये हो गया डी। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड में आपके पास एडी ग्रेटर देन एएस होगा, तो ऑप्शन ए। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक फिस्कल मेजर है, तो ऑप्शन बी है, ये फिस्कल मेजर्स है। और क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है ऑप्शन सी। अब आप देख लें इसी ऑर्डर में कहां है, ई डी ए बी सी, तो दिस इज ई डी ए बी सी, परफेक्ट आंसर इज सी। तो ये है आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न। चलिए और देख लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, आपने पढ़ लिया होगा, आपको इसमें मैचिंग करनी है। इन्फ्लेशनरी गैप किस केस में राइज होगा बेटे? एक्सेस डिमांड में। डिफ्लेशनरी गैप डेफिसिट डिमांड में होगा। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन क्या है? एक रिवेन्यू पॉलिसी है, और बिजनेस साइकिल ये बिजनेस साइकिल है। तो आप देख लीजिए आपके पास कहां है, इसका है 2, ये है आपके पास 3, और ये है 4, दिस वन 1, तो 2 3 4
2 3 4 2 3 4 1, ये है आपके पास परफेक्ट मैचिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हैं आपके मैचिंग दी कॉलम क्वेश्चंस। अब और अगले हैं आपके पास अजर्सन बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपके पास यहां पर आप देख रहे हैं एक अजर्सन गिवन है, एक रीजन गिवन है। आपको इसको पढ़ना है और एनालाइज करना है और बताना है कि ये क्या है और सही है गलत है, वो आपको डिसीजन इसमें लेना है। तो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। तो क्या एपीएस वन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटे। एपीएस की वैल्यू कभी भी वन नहीं होती है, क्योंकि अगर एपीएस वन हो गया तो एपीसी जीरो हो जाएगा, और एपीसी जीरो का मतलब है कि आपने कंजम्पशन नहीं किया, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कंजम्पशन ना करें। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स। नहीं, ट्रू है, सॉरी, नहीं हो सकता। तो कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही लिखा है। कैन नेवर भी सही लिखा है ये। तो कैन नेवर बी वन और मोर, तो 11 वन नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। अब है एपीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। तो क्या इनकम बढ़ने से एपीसी बढ़ता है? ये इसका रीजन लिखा है। अब आप देख रहे हैं ये एपीसी बढ़ने से इनकम नहीं, उल्टा हो गया, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो परफेक्ट आंसर इज सी, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये उसका रीजन नहीं है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और सोचिए कि क्या आंसर होगा। आपके पास एक अजर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। क्वेश्चन सेज दैट ड्यूरिंग द पैंडेमिक इनकम ऑफ पीपल हैज फॉलन। पैंडेमिक में हमारा जो इनकम है वो फॉल हो गया। एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन ए रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गया। तो यस, नो डाउट अबाउट दैट, स्टेटमेंट इज ट्रू। And according to Keynesian economics, government should follow expansionary fiscal policy, implying a higher level of government expenditure and low level of taxes। बिल्कुल सही है। इस केस में गवर्नमेंट को ऐसा करना ही चाहिए था और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर एक्सेस किया भी था। तो परफेक्ट है, इसका आंसर होना चाहिए बोथ अजर्सन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। परफेक्ट आंसर है, ऑल इज परफेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, when investment multiplier is 1 the value of MPC is also 1। तो इसको पहले कर कर देख लो। तो क्या आपके पास K का फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस MPC। तो अगर ये 1 है, 1/1 माइनस MPC रखते हो तो क्या MPC 1 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, और पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तो आपके पास है अजर्सन इज फॉल्स, ऑप्शन टी। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। नाउ द नेक्स्ट वन, देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट और ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग डेफिसिएंट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड में क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है? तो यस होता है, स्टेटमेंट अजर्शन आपका ट्रू है। टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड सिचुएशन गवर्नमेंट मस्ट कट डाउन द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट डिमांड हो रहा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स कम करना चाहिए, ये अलग मैटर है। तो ये उस वाली बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए रीजन सही है बट डेफिसिट डिमांड को नहीं बता, इसलिए ऑप्शन बी है। एंड द लास्ट, अजर्सन द सम ऑफ एपीसी एपीएस इज इक्वल टू 1। तो यस, दोनों का सम 1 होता है, क्योंकि हमने आपको प्रूव करके बताया था एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है C अपॉन वाई, दिस इज S अपॉन वाई, एलसीएम वाई C प्लस S, एंड यू नो C प्लस S इक्वल्स टू वाई, हैंस इज 1। तो बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज 1। इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम या तो कंजम्पशन के लिए होगी या फिर सेविंग के लिए होगी, ये भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो परफेक्ट आंसर इज ए। तो बेटे ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके
ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ हल्की सी प्रैक्टिस कराई है, अब ऐसे क्वेश्चंस की कोई लिमिट तो है नहीं। मैं फिर भी कहूंगा कि आपको इन क्वेश्चंस को बेटर वे में समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी हैं, और इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने इस चैप्टर की डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुल 11 वीडियोस अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। तो ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चंस क्लियर करने में और कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।